नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष सिलवाल और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जब जिन शख्स से हम बातचीत करने वाले हैं वो अपने शब्दों से जमीन की दरारों में चेतना बोते हैं। जो गाते हैं तो लोग जागता है और जब लिखते हैं तो सत्ताएं हिल जाती हैं। जिन्हें न कुर्सी चाहिए न दल का समर्थन, सिर्फ एक बात चाहिए, इंसानियत जिंदा रहे। मिलिए उनसे जो खुद को कहते हैं लेफ्ट गार्डियन वेगाबॉन्ड। आज उनके साथ हम जानेंगे विचारों की वो यात्रा जहां समाज, राजनीति, प्रकृति और लोक संस्कृति मिलते हैं। मिलिए राजीव नयन बहुगुणा जी से, पत्रकार नहीं, विचारधारा की आंच में तपा हुआ एक यायावार। नमस्कार सर। नमस्कार स्वागत है नमस्कार हमारे नमस्कार चैनल में चिन्मल जी। आपका। आपका बहुत धन्यवाद, आप आए मेरे पास मेरी कुटिया पे। आपका बहुत हार्दिक आभारी हूँ मैं। सर, शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट सवाल से। आपने अपनी खुद की प्रोफाइल में खुद को रिबॉर्न लिखा है। ये इस रिबॉर्न का क्या अर्थ है? ये बहुत से लोगों में ये आज तक कंफ्यूजन है कि इस रिबॉर्न का क्या अर्थ है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया? हम करीब 15 साल पहले से ही फेसबुक सोशल मीडिया चलाना सीखे थे और लगभग इतने समय से टेलीविज़न देखना, अखबार पढ़ना छोड़ दिए। लंबे समय तक अखबारों में काम किए, लिखा उनमें, टीवी चैनलों में काम किया, फिर उसको काम करना तो क्या, उनको पढ़ना और लिखना ही उनमें छोड़ दिया। तो तभी सोशल मीडिया पर आए थे, क्योंकि ये लगा था कि इसका नियंत्रण, इसका रिमोट हमारे हाथ में है, इसमें हम खुद मुख्तार हैं, आत्मनिर्भर हैं। लेकिन फिर देखा कि इस पे भी दबाव है, इस पे भी नियंत्रण है, इसमें भी अदृश्य प्रेत बाधाएं हैं। हम्म। और जब से जो आपसे कहा कि 15 साल हम हो गया, तो 5-6 बार हमारी आईडी न केवल ब्लॉक हुई बल्कि उसको डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो अभी जो हमारी लास्ट आईडी थी जिस पे 30-35 हमारे हज़ार फॉलोअर थे, उसकी हम खैर परवाह नहीं करते। हमें देखने वाला, सुनने वाला एक आदमी भी हो तो हम अपनी बात कहते हैं। तो पिछले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें हमारी उस आईडी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। तो फिर तब किसी ने ये हमारी आईडी बनाई रिबॉर्न नाम से। और हम टेक्निकली बहुत वीक हैं, केवल टाइप करना हमें आता है, उसको बटन दबा के पोस्ट करना आता है। बाकी हम इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते हैं तकनीकी रूप से। तो हमारी आईडी ख़त्म हो गई, इसलिए फिर रिबॉर्न रूप से नाम से फिर आ गए। और कभी भी बंद हो जाए तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर उसके बाद एक और रिबॉर्न हो जाएगा। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, कोई एक दिक्कत। टर्म जो आपकी प्रोफाइल में दिखता है, लेफ्ट गार्डियन, जी। ये टर्म आज के भारत में थोड़ा असहज भी है और थोड़ा बहादुर भी है। इस सोच की शुरुआत कैसे हुई? असल में गांधी खुद एक तरह से लेफ्टिस्ट थे, और गांधी का उद्भव भारत की राजनीति में, और उधर सोवियत रूस में वहाँ के सोवियत्स का, वहाँ के वामपंथियों का उद्भव भी लगभग एक साथ हुआ। ये 1915 के बाद की घटनाएं हैं, जब गांधी भारत में आए, वहाँ सोवियतों की विजय हुई। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों विचारधाराएं हैं, वस्तुतः इनका लक्ष्य एक है। इसीलिए जो बड़े उस समय के कम्युनिस्ट लीडर्स थे, कॉमरेड लेनिन या माओ से तुंग, ये सब गांधी का सम्मान करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो जो सोवियत रूस की बात करें, जो कम्युनिस्ट की बात करें, तो उनका माध्यम हिंसा था और हाँ, गांधी बेशक अहिंसावादी। बेशक अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एमएन रॉय हुए हमारे यहाँ के बहुत बड़े वामपंथी, जो बाद में रेडिकल ह्यूमनिस्ट का रास्ता जिन्होंने अपनाया, उनका साम्यवाद से भी फिर मोह भंग हुआ। तो वो सोवियत क्रांति में उस समय साथ थे, कई लोग साथ थे बाहर के भी, जैसे चे गुएवारा साथ थे, फिदेल कास्ट्रो को, ऐसे वो भी थे। एमएन रॉय हमारे भारत के बड़े कम्युनिस्ट। तो जब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता का गठन हो गया, तो एमएन रॉय ने लेनिन से कहा कि आपने यहाँ तो विजय प्राप्त कर ली, अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खदेड़ने के लिए आप हमारे यहाँ चलिए, हमारी मदद कीजिए। तो जो लेनिन का उत्तर था वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि भारत की जलवायु
भारत की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए तुम्हारा स्वाभाविक लीडर गांधी है, तुम उसी की लीडरशिप में काम करो। और फिर मैं गांधी का उदाहरण देता हूँ कि गांधी युद्ध विरोधी थे और सेकंड वर्ल्ड वार से अपने को अलग कर चुके थे, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ चुके थे और युद्ध से उनका कभी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब 1944 में हिटलर पूरे यूरोप को रौंदता हुआ सोवियत संघ में घुस गया, वो निर्णायक लड़ाई थी, अगर वहाँ भी कब्जा कर लेता तो फिर सब कुछ कोलैप्स हुआ जा रहा था। तो जब हिटलर सोवियत संघ में घुसा तो गांधी का आप बयान सुनिए। गांधी ने कहा कि अगर इस समय सोवियत संघ हारता है तो पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के और मुक्ति के रास्ते बंद हो जाएंगे काफ़ी लंबे समय के लिए। तो इस तरह आप गांधीवाद और साम्यवाद को या वामपंथ को देख सकते हैं और इसीलिए हम ये दोनों रास्ते अपनाते हैं। आपके कुछ आलोचक ये कहते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बोलते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच बोलते वक्त थोड़ा सा बेशर्म होना भी ठीक है? नहीं, सच हमेशा नहीं बोलते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीडिया में काम किए हैं तो सारे दंड फंद और हथकंडे सीखे हैं, तो चीज़ों को ग्लोरीफाई भी करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के, रंग चढ़ा के भी बोलते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो सच है उसको सच की तरह बोलते हैं, उसमें घबराते नहीं है, चाहे उसके अंजाम जो भी हो। जैसे कई सारे लोग आपकी बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट जो होती हैं सीधी होती हैं, जो तीखा हमला करती हैं, उसमें अलग अलग तरीके की फप्तियां कसते हैं कि भाई ये आदमी ऐसा बोल रहा है, जो सलीका है वो बहुत गलत है। ऐसी टिप्पणियों को आप क्या किस तरह से? ज़्यादातर हमारी भाषा, हमारी भदेश भाषा पे टिप्पणियाँ होती हैं और भाषा का तो मैं विद्यार्थी रहा हूँ। बार बार भाषा की शुचिता, भाषा की शुद्धता, भाषा की पवित्रता, भाषा का लालित्य, भाषा का रिदम, इस पर जोर देता हूँ। ये प्रयास भी करता हूँ कि मैं साफ सुथरी भाषा बोलूँ, मेरे वाक्य विन्यास सुघड़ रहें। लेकिन भाषा के बर्ताव की ये भी शर्त है कि किस विषय वस्तु को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसमें वही डायलॉग आए, वही शब्दावली आए। माना कि अब सलीम जावेद ने लिखा और धर्मेंद्र ने बोला कि कमीने कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो उसने लिखा तो वो थोड़ी बोल रहा है, वो तो पात्र बोल रहा है वहाँ पे। या तुलसीदास ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इसमें आज तक भी स्यापा किया जाता है। लेकिन भाई वो जो रामचरितमानस है वो पूरा एक नाट्य महाकाव्य है और उसमें ये बात तुलसीदास नहीं करे, समुद्र कह रहा है जो उस समय की परिस्थिति में खलनायक है, विलेन है। तो विलेन भजन थोड़ी गाएगा, वो तो ऐसी बात करेगा तो विलेन के मुंह से कहलाया गया है। तो इसलिए जहाँ पर जिस भाषा की जरूरत होती है, कभी कभी गालियाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो समय के अनुसार और जो विषय वस्तु है उसकी डिमांड के अनुसार भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पर कोई भी किसी भी तरीके का अफसोस नहीं होता? नहीं, अफसोस अगर होता तो फिर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। कभी हमने अपनी कोई पोस्ट वापस नहीं ली, कभी हमने अपनी कोई पोस्ट डिलीट नहीं की। हम कई बार, जो आपसे कहा कि कई आइडिया हमारी ख़त्म हो गई, बैन हुए, धमकियाँ मिली, मार कुटाई की, गालियाँ मिली, लेकिन हम अपनी बात से जो कह दिया उससे कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि जो बोलते हैं वो पूरे अपने विवेक के साथ, सोच समझ के और अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी जागृत चेतना के फलस्वरूप बोलते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ आज तक कि कभी कोई पोस्ट किया और बाद में लगा हो कि यार शायद कुछ गलती हो गई और इसके लिए? नहीं, ऐसा तो एक आध बार ये हुआ कि अब किसी को ठेस पहुंच गई। जैसा कि यहाँ बड़े फेमस वो थे हलवाई, उनकी डेथ हुई तो हमने उस पर लिख दिया कि भाई इसने जाली नकली मिठाइयाँ खिला के कितनों को मारा, अभी मर गया तो हमें इस पर दुख नहीं है। तो उसके लड़के ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, तो हमने कहा भाई वकील हमसे ले लो, हम तुम्हें अच्छा वकील सुझाते हैं। फिर उसने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर हमने पोस्ट हटा दी। इस तरह से कई बार जब लोग रोने बिसूरने लगे तो हटाई भी है पोस्ट ने, लेकिन किसी के डर से कभी नहीं हटाई। क्या, जैसे आपने बताया कि आपको कई बार धमकियां मिली हैं, जान से मारने की धमकी मिली, कभी कोई हमला भी हुआ है
कहीं अब ऐसा आते जाते? ये तो रूटीन की बातें। देखिए, हम पत्रकारिता में भी जब थे, अखबार में नौकरी करते थे, तो तभी चीज़ें सारी बहुत झेली हैं। एक तरफ सरकार से लड़े हैं, दूसरी तरफ गुंडों से लड़े हैं। ये अव्वल दर्जे के डकैत, बदमाश, माफिया, पॉलिटिशियन, अपराधी पॉलिटिशियन से लड़े हैं। फिर लंबे समय तक आंदोलनों में रहे हैं, चिपको आंदोलन के सिपाही रहे हैं पहले दिन से। और फिर टीरी बांध आंदोलन में तो 12 साल तक उसी में रहे हैं। तो ऐसे गुंडे, लफंगे, लुच्चे, इनके बीच तो अपना ऐसा रहा कि जैसे आप जंगल में जा रहे हैं तो हिंसक जानवर हैं, तो उनके बीच में आपको गुजर बसर करनी है। और ये आप नैतिक शक्ति समझिए या सच्चाई की ताकत समझिए कि कभी किसी गुंडे मवाली की ये हिम्मत नहीं हुई कि हम पे कोई ऐसा अटैक कर सके, बल्कि हम ही साथ में लठ लेके चलते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे उससे तो हम खुद ही निपटने में सक्षम रहते हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है, जो झुकता नहीं है वो अकेला रह जाता है। और क्या आपने कभी इस अकेलेपन की कीमत चुकाई है? कभी लगा है कि नहीं झुकने की वजह अब से वो कीमतें चुकानी पड़ती हैं। वो कीमतें, वो अकेलापन अपना अपने खुद का चुना हुआ है। वो खुद अपने को हमने एडॉप्ट किया है। और जो धारा के प्रवाह चलता है उसे आइसोलेशन, इंसल्ट, ये तो सब उसके गहने हैं। अपमान, उपेक्षा, अलगाव, ये सारा तो उसे मिलता ही है कुछ समय के लिए। तो कभी रेल में, कभी जेल में, ये सारी चीज़ें हैं। जो तो जेल भी तो गए हैं आंदोलनों में, इससे भी नहीं घबराए। अच्छा, अभी जैसे आपने एक बात कही, वो जो हलवाई वाला एग्जांपल दिया, उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अक्सर आपकी बातों से बहुत सारे लोग असहज हो जाते हैं। तो क्या आपका ये मतलब मकसद होता है कि उनको असहज किया जाए, या फिर ये सिर्फ एक नतीजा है आपकी पोस्ट का सीधे लिखने का? वो असहज इसलिए होते हैं कि उनको भाषा के चरित्र का, भाषा के बर्ताव का, भाषा के स्वभाव का, भाषा के मिजाज का ठीक तरह से पता नहीं होता है। और समाज चूंकि दोहरा जीवन जीता है, अमूमन समाज के दो मानदंड होते हैं, जैसे हाथी के दांत होते हैं, खाने का, एक दिखाने का। तो हर मनुष्य का अमूमन दोहरा चरित्र होता है। वो बाहर जेंटलमैन बन के चलता है। अब आप देखिए कि जो पॉलिटिशियन बाहर बड़ी नैतिकता की बातें करता है, उजले कपड़े पहन के, मालाएं पहनता है, वो भीतर पर्दे के पीछे क्या क्या नहीं करता है। तो हमने अपने को कोशिश की है कि अपने डुअल कैरेक्टर न रहे, दोहरा चरित्र न रहे। इसलिए लोगों को कभी कभी थोड़ा असहज लगता होगा। अच्छा, जैसे राजनीति, धर्म और सेना जैसे ये मसले हैं, बेहद ही संवेदनशील इश्यूज हैं। राजनीति, धर्म और सेना है। सेना, और हाँ। आप कई बार इन पर सीधे तौर पर लिख देते हैं, जो कटु सत्य होता है। क्या अभी आपको लगता है कि हमारा जो समाज है वो इस तरीके की परिपक्वता रखता है कि आपके उस सत्य को एडजस्ट कर पाए? भाई, रखता हो न रखता हो, तो समाज का हेडेक है। अब जब कई बार हम शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये संस्कृत लिख दिया, फारसी लिख दी, समझ में नहीं आ रही है। तो आप समझो, सीखो, तो आपकी दिक्कत है। हम तो उसी भाषा में, उसी शैली में संप्रेषण करेंगे जो हमें आती है, जो हमारे लिए सहज है। और जहाँ तक धर्म का या राजनीति का, सेना का हो, तो सेना का तो हमने कभी मनोबल गिराने की कोई हरकत ऐसी नहीं की। लेकिन ये बात है कि मैं युद्ध विरोधी हूँ, तो उसमें सेना को नहीं, बल्कि जो सेनाओं का दुरुपयोग करते हैं, राजनीति के अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, तो उन पे हम लानत भेजते हैं। सेना पे तो कभी उंगली नहीं उठाई। अक्सर लोग उसको सेना पर, हाँ, तो वो तो अब उनकी, वो तो उसको वो कर लेते हैं ना। इसमें खास तौर से इस समय जो राजनीतिक पार्टी हुकूमत में है, तो उसे तो महारत हासिल है इस बात में कि किसी बात को अपने पक्ष में मोड़े, दूसरे को विलेन बना दे। तो वो तो इस बात के एक्सपर्ट हैं। जब गांधी तक को उंगलियां उठाते हैं, उसे मार ही दिया, तो फिर हम किस खेत की मूली है। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी थे? नहीं, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नहीं था। मैं उस समय यहाँ था ही नहीं। और अगर मैं होता तो मेरी भूमिका कुछ और होती। जैसे गांधी ने 1922 में अपना आंदोलन हिंसा की वजह से वापस ले लिया था कि भी भारतीय समाज इस लायक नहीं बना कि आज़ादी प्राप्त कर सके। उसी तरह से मेरी भूमिका ये होती अगर मैं यहाँ होता। मैं उस समय काम कर रहा था पटना में और राजस्थान में, नौकरी कर रहा था अखबार की। लेकिन मैं उस समय यहाँ मौजूद होता तो मेरी भूमिका ये होती कि राज्य प्राप्ति से पहले मैं अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश के युवाओं को, समाज को
इसके लिए तैयार करूं। हम्म। जिस रूप में एक बीमार और टूटा फूटा और इल कंसीव्ड स्टेट हमें मिला है, जिसके नतीजे हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन जो चिपको आंदोलन का, जिसका मैंने आपसे कहा कि मैं 13 साल की उम्र से उसका सिपाही हूँ, तो चिपको आंदोलन ही असल में उत्तराखंड, अलग उत्तराखंड राज्य की मांग का आंदोलन था। संसाधनों पे यहाँ का, उत्तराखंड का अधिकार हो, स्थानीय लोग संसाधनों का, नदियों के, जंगलों के, जमीन के वो मालिक बने, ये चिपको आंदोलन की मूल भावना थी। तो उत्तराखंड आंदोलन को तो बेसिक ये है। अब जो आंदोलन हुआ उसमें ये सारी चीज़ें भुला दी गई, केवल आपको सत्ता चाहिए, तो उसका परिणाम आज सामने है। आपको हुकूमत है लेकिन ज़मीन आपकी छिन रही है, आपकी नदियों को खोद के खोखला किए जा रहे हैं, नदियाँ सुखा दी हैं, ज़मीन आपसे छिन गई, और जंगलों की आपकी क्या हालत है। आप देखिए कि ये लगातार चौड़ी सड़कें बनाने के लिए बेदर्दी से जंगल काटे जा रहे हैं। अब मैं देहरादून से भाग के इस जगह पे आया हूँ जहाँ हम बैठे हैं, इसलिए कि यहाँ चारों तरफ घना जंगल है। अब वो एयरपोर्ट के लिए यही सारा जंगल काट के इसे भी उजाड़ कर देंगे, इस एरिया को जहाँ इस पर हम एरिया इस वक्त यस हैं। यस। अब पीछे पानी का झरना बह रहा है, कई छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ इलाका है। भी थोड़ी देर में बाहर लेपर्ड टहलने लगेगा, खरगोश टहल रहे हैं, और सुबह सुबह आ जाते हैं। ये सारा खत्म कर देंगे, लेकिन उनको इससे क्या मतलब है? उन्हें तो करेंसी नोट ही उनका भगवान है। जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा राज्य का जो असल मकसद होना चाहिए था, हम उस मकसद से कोसों दूर हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस उत्तराखंड जो बना, इसको दोबारा उत्तर प्रदेश में मिला देना चाहिए या केंद्रीय शासित प्रदेश बना देना चाहिए? वो चीजें व्यवहारिक नहीं है, संभव भी नहीं है। अब तो जो है उसी को रिपेयर करना है। नहीं, अगर आज की डेट पर आप वो आपको ये पावर दी जाती तो? पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता ऐसा। और डेमोक्रेसी तो शासन की सबसे अच्छी पद्धति है। अब सवाल ये है कि राज्य का मतलब एक सचिवालय, एक विधानसभा, 70-72 विधायक तो नहीं है। राज्य का मतलब तो ये है कि हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति लाभार्थी हो, हर व्यक्ति राज्य के जो संसाधन हैं उनका शेयर होल्डर हो। लेकिन संसाधनों की लूट और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि राज्य के साथ जो बुराइयां निहित होती हैं, अच्छाइयां तो कई हैं, लेकिन बुराइयां राज्य की जो हैं, वो माफिया, लीसा लकड़ी के चोर, खनन माफिया, शराब माफिया, बिल्डर, रिश्वतखोर, ये राज्य के साथ इस तरह पनपते हैं जैसे गुप्तांगों में गुप्त रोग पनपते हैं चुपचाप। तो ये बहुत बुरी तरह से पनप गए, और जो राज्य के फायदे होने चाहिए थे लोगों को, आम जनता को, वो नहीं मिल पाए। इसमें समाज को मैं दोषी मानता हूँ कि समाज भी, हर व्यक्ति अपने यहाँ स्वार्थ में लीन है, अपना उल्लू सीधा करने में। ये सारी चीज़ें जब तक रहेंगी, आखिर लोकतंत्र में सरकार को तो समाज उसका निर्माता है ना, सरकारों का। इसका मतलब यह है कि हमारी जो राज्य की स्थिति है वो सिर्फ अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ति हाँ, करने की है। यस वही है। तो इसका इलाज क्या होगा? भाई किस तरीके से इसे इलाज इलाज सामाजिक जागरूकता है। अब जैसे केरल है, वह 100% लिटरेसी है, कि वो लिटरेसी ही उसका एक कारण नहीं है। सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरूकता और समाज में जो उत्तरदायित्व की भावना है, वो भी उसका एक कारण है। लिटरेसी यहाँ कम थोड़ी है। पहाड़ों में जहाँ सबसे ज़्यादा स्वार्थी लोग भरे हैं, जहाँ पहाड़ के 50% से ज़्यादा विधायक वहाँ ठेकेदार हैं, जिनका काम नदियों को खोदना और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सड़क बनाना है, तो शिक्षा की दर तो पहाड़ में भी कम नहीं है। लेकिन जो लंबी सोच होती है राज्य के लिए, उसका अभाव है कि अभी मेरा उल्लू सीधा हो जाए, अभी मुझे ठेका मिल जाए। विधायक जी से मैं, प्रधान जी सोचते हैं कि विधायक जी से मैं खड़िंजा बिछाने के लिए 2.5 लाख रुपए ले लूँ, उसमें से जो तो झाड़ी गुड़ी काट के 2 लाख रुपए मेरे बच जाएं। तो ये जब तक भावना रहेगी तो तब तक तो राज्य ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, एक बड़ा ही सीधा सवाल है जी। उत्तराखंड के अब तक के इतने मुख्यमंत्रियों में हाँ, आपको सबसे ईमानदार कौन लगता है? वैसे तो मेरे ख्याल से खंडूड़ी जी थे, और जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तो तीरथ सिंह रावत, जो 2-3 महीने रहा बेचारा सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल जो थे,
सबसे ज़्यादा सहज थे और आम जनता के लिए जो अप्रोचेबल थे सबसे ज़्यादा। मैं तो तीरथ सिंह को पसंद करता हूँ। और ऐसे ईमानदारी के मामले में खंडूरी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। या पहले जो नित्यानंद स्वामी हुए उनकी भी मैं इस बात के लिए दाद दूंगा। और अगर बेईमानी का देखा जाए, एक लिस्ट बनाई जाए, एक से बढ़कर एक हुए हैं, एक से बढ़कर एक हुए, सबसे तरह तरह। सबसे ज्यादा बेईमान अब कौन? वो क्या किसी का नाम लेना है, सब एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं। मौजूदा वाले कैसे हैं? अब मौजूदा वाले क्या, वो इतना ही कह सकता हूँ कि वो कम से कम हंसमुख हैं। और वो भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उससे अलग कहाँ है। नहीं, उनके लिए धाकड़ कहा जाता है ना, कि वो धाकड़ है। अब वो तो तरह तरह की वो भाई उपाधियां दे दी जाती हैं। जब वो सत्ता से हट जाएंगे फिर उनको क्या कहेंगे, तब भी धाकड़ कहेंगे क्या। किस बात के धाकड़ है। जब पावर पे हैं तो चाटुकार उनको कुछ भी तरह तरह के विशेषण देते रहते हैं। अरे भाई औरंगजेब का जो नाम है आलमगीर, पता नहीं क्या 2-2.5 मीटर लंबा नाम उसने धारण किया, हम्म। औरंगजेब ने। और उसको आज भी लोग औरंगजेब ही कहते हैं। जब पावर में था तो औरंगजेब का नाम सरकारी रजिस्टरों में कम से कम 1 मीटर लंबा था। आज वो सब लोग भूल गए, उसको औरंगजेब ही कहते हैं। आप प्रकृति निष्ठ समाज की बात करते हैं। जी। क्या सच में ऐसा समाज पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ एक क्यों नहीं, बौद्धिक कल्पना है? क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। जो भी समृद्ध और स्थायी समाज हैं, मसलन आदिवासियों के समाज हैं, वो तो प्रकृतिनिष्ठ ही समाज है। हम्म। और मसलन ये हमारे जो जनजातीय लोग थे, जो जौनसारी है या वहाँ आपके भोटिया हैं पिथौरागढ़ के, तो उन पे सोने चांदी के कलदार थे। तो थे क्यों? क्योंकि प्रकृतिनिष्ठ थे। उन पे बाजार का हमला कम से कम था। बाजार से उनको केवल नमक खरीदना था या ज़्यादा गुड़ खरीदना था। गुड़ भी नहीं खरीदते तो शहद से काम चलाते थे। तो प्रकृति के साथ जो जितना तालमेल करके तादात्म्य बिठा के जीवन यापन करेगा वो समृद्ध होगा। और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वही स्थायी समृद्धि है। वरना हम तो सारा अपनी ज़मीनें बेच के सीमेंट का ढांचे जगह जगह खड़े कर दे रहे हैं। जो हम पैसा कमा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? ये रेस्टोरेंट में, शराब में, या कपड़ों में, जो सिंथेटिक कपड़े हम पहनते हैं उनमें सारा चला जा रहा है। तो हमारे पास बच क्या रहा है? जो जनजातीय समाज हैं वो तो कपड़ा खुद का पहनते हैं, भोजन उनका खुद का है, मकानों की अपनी स्थापत्य शैली उनकी खुद की है, लकड़ी पत्थर और स्लेट से बने हुए। उनका पैसा थोड़ी कोई बिरला व्हाइट सीमेंट में जा रहा है, वो यूज ही नहीं कर रहे हैं उसे। तो स्थायी समाधान तो उसी में है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि संगीत और बाजा दोनों हमारे पास अभी है, जी। आपको क्या लगता है कि शब्दों से ज्यादा गीतों का असर होता है? अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन ये तय है कि शब्द का आविष्कार हुआ है हम्म। और जो नाद है उसका आविष्कार नहीं हुआ, वो प्रकृति प्रदत्त है। ज़्यादा पुराना भी है, ज़्यादा मौलिक भी है। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो प्रकृति से सब मिला है। इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम तो संगीत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए कि पूर्व मध्य युग में बीरमदेव नाम का एक बड़ा अत्याचारी शासक हुआ था उधर कुमाऊं में, जिसके अत्याचारों से पूरा समाज त्राही त्राही कर उठा। तो खेगदास नामक एक ढोली था, तो उसने ढोल बजा के जागर पौड़े गा के ही तो समाज को समाज के अभिक्रम को जगाया। तो संगीत में वो ताकत तो है ही। आपका कोई ऐसा पसंदीदा लोकगीत जो आपके दिल के सबसे करीब हो? अब ऐसे कई हैं, हम तो लंबे समय तक गाने बजाने का काम किए हैं। अभी छोड़ा हुआ रास्ता है तो दोबारा फिर अभ्यास कर रहे हैं इसका। एक तो ऐसा, लोकगीत जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। अच्छा तो आपको न्यूली सुनाते हैं। हाँ, न्यूली बिल्कुल। सुनाते हैं। झेला बिलारी, झेला बिलोरी देखें? बिल्कुल बिल्कुल। झना बिलारे झन दिया बहजो, लगला बिलोरी का धागा।
मैं कौन झन दियान हो बाजू लगला बिलौरी का धान हाथ की दातुड़ी हाथ मरेली हाथ की दाथोड़े हाथ की दाथुड़ी हाथ मरेली छैना बिलौरी का घाम छैना बिलौरी झन दिया बाजू लगला बिलौरी का घाम। बीना तिवारी जी ने कभी गाया था। हम 76 से रेडियो में गा रहे हैं। उससे रेडियो था और तो कुछ था नहीं। तो अभी उनके दर्शन हुए बीना तिवारी जी के। हमसे काफ़ी सीनियर हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी से बहुत सीनियर हैं। लेकिन हमने सब ने एक साथ ऑडिशन पास किया था। बीना तिवारी जी तो पुरानी हैं, लेकिन नेगी जी ने मैंने एक साथ ऑडिशन पास किया था। और उस समय हम लोग जगह जगह जाके ये गाना बजाना करते थे। मेले ठेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। आप सीधे तौर पे वैसे राजनीति से दूर हैं, और लेकिन तो राजनीति में रहे हैं। हम्म, अपने यंग डेज में, अपने कॉलेज लाइफ में राजनीति में रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये समझ गए थे कि ये हमारी फैकल्टी नहीं है। इसमें हमें पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें हम अपनी बात मनवाना तो दूर कह भी नहीं पाएंगे। तो फिर जल्दी 2-3 साल में छोड़ के रास्ता चेंज कर लिया, पत्रकारिता में चले गए। लेकिन आज भी अगर आपको देखें तो आप हमेशा सरकार से नाराज रहते हैं, चाहे हम केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य की सरकार की बात करें। सरकार से नहीं, सिस्टम से नाराज रहते हैं, व्यवस्था से नाराज रहते हैं। अब दुर्भाग्य है कि जो सरकार होती है, मौजूदा जो भी सरकार होती है, वो सोचते हैं कि हम पे अटैक कर रहे हैं। हम उन पे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिस्टम पे कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारी हाल थी। उस समय कांग्रेस ही गरियाते थे, आज बीजेपी वाले गरियाते हैं। हम्म, जब आंदोलनों में जेल गए थे उस समय बीजेपी की सरकार थोड़ी थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। उसने जेल भेजा मुझे और मेरे फादर दोनों को। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे कुछ टैग्स लगाए जाते हैं, जैसे बोल दिया जाता आंदोलनकारियों को एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, क्या इस तरीके की फप्तियां या इस तरीके के वो टैग्स पहले दिए सरकारों जाते थे? को अब बढ़ गए हैं, पहले दिए जाते थे। वो सरकार का हथकंडा होता है। जो सिस्टम है किसी भी सरकार का आदिकाल से अब तक, तो उसके 3 अस्त्र होते हैं। एक भय, एक लालच और एक भेदभाव। साम दाम दंड भेद। तो इस पे करते हैं, पहले लालच देते हैं, फिर डराते हैं और फिर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। तो तरह तरह के ऐसे जुमले, ऐसी फप्तियाँ कसते रहते हैं। उनकी चपेट में लोग आते भी हैं, समाज उसमें आता भी है। सरकार तो लालच देती है, उसमें पैसा है, खजाना है, वो खजाना अपना खोल देती है जब उसे अपने मन की कोई बात करनी होती है। एक अंतिम प्रश्न सर, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्या आज की डेट पर आपको लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति में वैचारिकता बची है, या सिर्फ ये एक जाति और पार्टी का खेल बन करके रह गया है? दुर्भाग्यवश ये तत्व जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वैचारिकता का, वो धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। अब ये तो खैर जब पूरी तरह पतन हो जाएगा तब भी कुछ आवाज़ें रहेंगी, चाहे वो दुर्बल हो, क्षीण हो, तब भी कुछ लोग रहेंगे जो सच्चाई का परचम बुलंद किए रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि वर्तमान समय में जो न्याय, सत्य की आवाज़ें हैं वो मध्यम पड़ती जा रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उत्तराखंड का पलायन, और लगातार गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बच्चे लगातार पहाड़ से मैदान की ओर भाग रहे हैं रोजी वो रोटी के। पलायन के पीछे बाजार के और आर्थिक कारण तो हैं ही, लेकिन पलायन के पीछे बहुत बड़ा कारण समाज का मनोविज्ञान है। क्या आपको ये लगता है कि यहाँ देहरादून में आके हम सुखी रहेंगे, समतल ज़मीन है, नलके का पानी है, बाजार से थैले में आटा ला रहे हैं, लेकिन वो तो आप दुख पा रहे हैं। यहाँ जो 40-40, 60-60 नाली कम से कम जिनके पास में ज़मीन है, तो यहाँ 100 गज के प्लॉट में रह रहे हैं। सारा परिवार एक उसमें रह रहा है भिखारियों की तरह, जैसे वो मुंबई में स्लम्स में रहते हैं।
झुग्गी झोपड़ी में तो ऐसे यहाँ देहरादून में रह रहे हैं, पहाड़ से आए हुए ज़्यादातर लोग उसमें खुश हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है। जैसे आप जो चरखी खेल रहे हैं, झूला झूलते हैं, ऊपर से नीचे को आता है, तो उससे उस साइकोलॉजिकल है सारा, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, उसमें आपको जो डर लग रहा है, जो थ्रिल है, उसी में आपको मज़ा आ रहा है। तो वहाँ अच्छे खासे घराट हैं, खेत बंजर पड़े हैं, उन पे बंदरों का राज्य हो गया, और नौले धारे हैं, यहाँ आप नलके का क्लोरीन मिला सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, थैली में आटा ला रहे हैं आधा किलो, उसमें खुश हैं। तो ये साइकोलॉजिकल स्थिति है, इसमें समाज को खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप युवाओं को अगर इस मसले पर गाइड करें तो क्या बोलेंगे कि वो ये पहाड़ लौट अरे आए भाई, हम और तो ये कहते हैं कि हम तो जो कह रहे हैं उसको पहले करते हैं। अब हमारा तो मकान देहरादून में है, लेकिन हम यहाँ गांव में आके बैठे हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हर तरह से हम सुखी हैं। अभी बगल में घराट है, वहाँ से आटा लाते हैं, अगल बगल खेत हैं, उनसे अनाज ले लेते हैं, सब्जियाँ कभी कभी खुद भी उगाते हैं, नहीं तो अगल बगल से मांग लेते हैं गांव वालों से। तो हम तो यहाँ ज़्यादा खुश हैं। हमें तो वो मॉल और उन से हम जाते नहीं, मॉल में कभी चीज़ें खरीदते भी नहीं है। चलिए सर, बातचीत का सिलसिला यहीं पे रोकते हैं। थैंक के यू, साथ थैंक यू, बातचीत थैंक करके यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक कीमती यू। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दर्शकों से अंतिम अनुरोध, इंटरव्यू पूरा देख चुके हैं तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, अगर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।